तो आज की कक्षा में हम लोग बेसिक मैथ्स शुरू कर रहे हैं। बेसिक मैथमेटिकल टूल बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है। बेसिक मैथमेटिकल टूल बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है फिजिक्स को पढ़ने के लिए। जैसे एक इंजीनियर को कोई मशीन ऑपरेट करने के लिए, एक इंजीनियर को किसी मशीन ऑपरेट करने के लिए टूल्स का जरूरत होता है, स्क्रू ड्राइवर, पिलास। उसी तरह फिजिक्स को सीखने के लिए कुछ मैथमेटिकल टूल आपको सीखने पड़ेंगे, कुछ मैथमेटिकल टूल्स आपको जानने होंगे और इन मैथमेटिकल टूल्स की जानकारी आज हम लोग सीखेंगे। बेसिक मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल जो आपको सीखना है वो है कैलकुलस। कैलकुलस अलग से मैथमेटिक्स में आप पढ़ेंगे ही, लेकिन फिजिक्स में इसके लिए आपको अलग से मेहनत करना होगा। और कैलकुलस में दो इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पहला डिफरेंशिएशन, और दूसरा इंटीग्रेशन। इन दो इंपॉर्टेंट टूल्स को आपको जानना जरूरी है और तभी आप फिजिक्स बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। आज की इस कक्षा में हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएशन। अच्छा, इससे डरना नहीं है। बहुत सारे बच्चे डिफरेंशिएशन नाम सुन के डर जाते हैं, तो इससे आपको डरना नहीं है। कि क्या है समझिए पहले। जैसे बचपन में आप एडिशन सीखे थे, सब्ट्रैक्शन सीखे, फिर कुछ दिन बाद आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाया गया, डिवीजन सिखाया गया, फिर आपको एलसीएम सिखाया गया, एचसीएफ सिखाया गया, फिर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट सिखाया गया, अलजेब्रिक ऑपरेशन सिखाए गए। वैसे ही अब मैथमेटिक्स को पढ़ने फिजिक्स को पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। और सिर्फ यहाँ नहीं होता ऐसा। जब आप अपने ग्रेजुएशन के कोर्सेज में जाएंगे, इंजीनियरिंग में या फिजिक्स लेकर के ग्रेजुएशन करेंगे, तो वहां पर भी एडवांस मैथमेटिकल टूल आपको सिखाए जाएंगे। पहला क्लास में होता है, उसको बोलते हैं एडवांस मैथमेटिकल टूल फॉर स्टडिंग फिजिक्स, एडवांस फिजिक्स। तो हर जगह मैथ्स का एक जरूरत पड़ेगा। फिजिक्स बिना मैथ्स के नहीं हो सकता। तो हम लोग 11th 12th के फिजिक्स को सीखने के लिए जो मैथ्स चाहिए वो सीखने जा रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन बेसिकली एक ऑपरेशन है। डिफरेंशिएशन बेसिकली एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। मैं सिंप्लीफाइड भाषा में कहूं आपसे, सिंप्लीफाइड वर्जन में कहूं डिफरेंशिएशन क्या है, आप अगर लिखना चाहें देखिए ऐसे, इसमें एक सिंपल सा दिखा रहा हूं, d/dt ऑफ t स्क्वायर, d/dt ऑफ t स्क्वायर। अभी हम लोग ये करेंगे, कितना होता है उसको सिंपल सा कहते हैं कि जो पावर है वो सामने आ गया तो पावर 2 हो गया, t को वापस से लिख दीजिए और पावर 1 घटा देना है तो 1 हो गया। ये डिफरेंशिएट हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे रूल्स हैं और हमें उन रूल्स को सीखना है। लेकिन उससे पहले आपके मन में ये जिज्ञासा जरूर होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्यों पढ़ रहे हैं लोग। तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है, दो मीनिंग है। पहला इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज निकालना होता है कई बार हमें, उसमें डिफरेंशिएशन रोल अदा करता है। जैसे रेट ऑफ चेंज को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं और वो एग्जांपल है वेलोसिटी का। v क्या है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी को डिफाइन किया जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब इसको समझिए, मान लीजिए एक पार्टिकल है और वो A पे था और A से चल के ये B पे आ गया, ये इसका डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। A से B को मिलाने वाले वेक्टर को क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। अगर एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट पूछे, यहां से यहां तक एक बहुत छोटा सा, तो बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट को ds लिखते हैं। कोई बहुत छोटा सा ds क्या है? वो भी डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन कैसा डिस्प्लेसमेंट? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। ds क्या है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट।
और देखिए चैप्टर के अनुसार थोड़ा सा नाम चेंज हो जाता है, वर्ड मीनिंग चेंज हो जाता है। तो स्मॉल वर्ड ना यूज करके मैथमेटिक्स की दुनिया में इस स्मॉल के लिए एक वर्ड यूज होता है, उसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल चेंज। इस स्मॉल के लिए क्या वर्ड यूज होता है? इंक्रीमेंटल चेंज। इंक्रीमेंटल चेंज कहते हैं लोग, इंक्रीमेंटल चेंज। तो डीएस मतलब स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में होने वाला थोड़ा सा चेंज इंक्रीमेंटल चेंज है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट अचीव हुआ इसमें कुछ समय भी लगा होगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट अचीव हुआ इसमें कुछ समय भी लगा होगा, उस समय को हम लोग dt कहेंगे। और dt क्या समझेंगे? इंक्रीमेंटल चेंज इन टाइम, ये नाम है बस, इंक्रीमेंटल चेंज इन टाइम। और वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी हम लोग बोलते हैं रेट। रेट का मतलब होता है टाइम के साथ डिवीजन। रेट का क्या मतलब होता है? टाइम के साथ डिवीजन। किसका रेट? तो चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज हुआ, तो देखिए ये है डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना है ds, और इसका रेट मतलब टाइम से डिवीजन। ठीक है, इसी d by dt को, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं d by dt। इसी d by dt को डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं और इस s को यहां लिखते हैं, इसको बोलेंगे d by dt मतलब रेट ऑफ चेंज। d by dt को क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज किसका लिखा हुआ है? डिस्प्लेसमेंट का। तो डिफरेंशिएशन का एक मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज। एक मीनिंग क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। तो कई बार हम लोग को रेट ऑफ चेंज निकालना होता है, जैसे वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको बता रहा हूं। वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ds by dt। ये मैथमेटिकल है, ये जो मैंने लिखा है ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, या इसको मैथमेटिकल डेफिनेशन कहेंगे। और इसको अगर अंग्रेजी में लिखना हो, तो क्या कहेंगे? v क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी ये जो इक्वल टू है इसको क्या लिखेंगे? इज। वेलोसिटी इज। d by dt का मतलब रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ किसका? ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको d by dt कहते हैं। इसी तरह आगे चल के हमें एक्सेलरेशन पढ़ना होगा और उसको लिखते हैं dv by dt। v है वेलोसिटी। तो बताइए इसको क्या पढ़ेंगे? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आगे चल के हम लोग एक फॉर्मूला ये भी पढ़ेंगे, फोर्स होता है dp by dt। और ये p क्या है? p बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। p किसको बोलते हैं? लीनियर मोमेंटम को। और ये लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। और इस तरह से हम लोग अलग अलग चीज का रेट निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। यहां पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, यहां वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा, यहां मोमेंटम लीनियर मोमेंटम को डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्स आएगा। तो अलग अलग टर्म को आप डिफरेंशिएट करके उसका रेट ऑफ चेंज कॉरस्पॉन्डिंग चीज आप निकाल सकते हैं। ये तीन फॉर्मूले भी आगे से याद रखते हैं। और एक डिफरेंशिएशन का ही बड़ा अच्छा सा इस्तेमाल है जो हम लोग इस फॉर्मूले में करते हैं,
जैसे मैं अभी करके दिखाता हूँ, अभी समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे ये d बाई डी टी है और अभी मैंने सिखाया आपको लीनियर मोमेंटम कितना होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अगर कोई कांस्टेंट रहता है किसी वेरिएबल के साथ, वेलोसिटी एक वेरिएबल है और मास एक कांस्टेंट है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में मास कांस्टेंट रहता है, तो मास बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं डिफरेंशिएशन से। ये रूल अभी हम लोग सीखेंगे। मैं अभी सिखा रहा हूं कि डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल कैसे हम लोग को करना है, ठीक है? फिर हम लोग डिफरेंशिएशन सीखेंगे। अभी उसका समझिए, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि डिफरेंशिएशन आखिर पढ़ना क्यों है हमें। तो ये जो मास है ये क्या रहता है न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, कांस्टेंट रहता है, इसलिए मास बाहर आ जाएगा। तो ये मास बाहर आ जाएगा, बाकी क्या बचेगा, d बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी। और अभी देखिए d बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी लिखे थे, d बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, d बाई डी टी वेलोसिटी को मैं थोड़ा इधर लिख दूं या ऊपर लिख दूं, बात तो बराबर समझते हैं मल्टीप्लाई में। तो उसको क्या कहेंगे आप, एक्सेलरेशन। सो दिस विल कम टू m इनटू a, और ये फॉर्मूला तो आप पहले पढ़े ही हैं, F इज इक्वल्स टू ma, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसी को हम लोग न्यूटन का दूसरा नियम कहते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, जो यहां से चल के यहां तक पहुंचाता है। तो ये डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल है, इस तरह से हम लोग फिजिक्स में इस्तेमाल करेंगे और इसी चीज के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं। तो हम लोग ने क्या देखा कि डिफरेंशिएशन का पहला यूज है रेट ऑफ चेंज निकालना। पहला यूज क्या है, रेट ऑफ चेंज निकालना। इसी रेट ऑफ चेंज को एक और नाम से जानते हैं और उसको बोलते हैं स्लोप। रेट ऑफ चेंज का ही एक और नाम होता है और उसको क्या बोलते हैं, स्लोप। तो वो दूसरा हम लोग सीखते हैं स्लोप। रेट ऑफ चेंज का ही दूसरा नाम क्या है, स्लोप। ये दूसरा स्लोप। तो मुझे पक्का यकीन है कि बहुत लोग को स्लोप भी नहीं पता होगा, क्योंकि 10th तक स्लोप कहीं हमें नहीं पढ़ना है, तो पहली बार आप स्लोप के बारे में जान रहे होंगे। तो ये देखिए, मान लीजिए ये हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट यहाँ दिखाया गया है और ये टाइम दिखाया गया है। इस एक्सिस पे क्या दिखाया गया है, टाइम, और इस एक्सिस पे क्या दिखाया गया, ये डिस्प्लेसमेंट। और इसके बीच में कुछ ग्राफ होगा, कैसा भी ग्राफ हो सकता है। तो मान लीजिए एक पर्टिकुलर मोशन के लिए ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ये ग्राफ कुछ ऐसा एक किसी पर्टिकुलर मोशन के लिए है। और अगर इस मोशन को आप गौर से देखें, अगर इस मोशन को आप गौर से देखें, मैंने दो पॉइंट कंसीडर किए हैं। देखिए, ये पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। ये जो पहला पॉइंट है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइम होगा उसको हम लोग t कह रहे हैं। और ये दूसरा पॉइंट आपको थोड़ा दूर दिख रहा होगा, लेकिन वो बहुत दूर नहीं है, वो बहुत पास है, अगर एकदम यहाँ पे है। लेकिन मैं उसको अगर यहाँ दिखा दूंगा तो फिर डायग्राम समझ में आएगा नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा उसको दूर दिखाया है। इस टाइम को हम लोग कहेंगे t से थोड़ा सा ज्यादा, इसलिए कहेंगे t प्लस dt। क्या कहेंगे, t प्लस। इसके अकॉर्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था उसको s कह रहे हैं, और इसके अकॉर्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको क्या कहेंगे, s प्लस t। और ये दो पॉइंट बहुत नजदीक हैं। अभी अगर आप इतने ही पार्ट में देखो तो आपको ये वाला सेक्शन, अगर ये पॉइंट A कहें और ये पॉइंट B कहें, तो AB आपको एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा होगा ना। और अगर ये पॉइंट बहुत नजदीक हुए तब तो पक्का पक्का दिखेगा स्ट्रेट लाइन, तब तो आपको पक्का पक्का ये स्ट्रेट लाइन ही दिखेगा। तो ये जो AB स्ट्रेट लाइन है इसको हम लोग थोड़ा सा दूसरे कलर से दिखा लेते हैं। तो जो AB स्ट्रेट लाइन है इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, AB एक स्ट्रेट लाइन है। और अगर हम लोग इसको ऐसे मिला दें तो देखिए ये एक ट्राइंगल बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक। क्या ये ट्राइंगल सब लोग को अच्छे से दिख रहा है? इस पॉइंट का नाम C हो गया। मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाता हूँ, इसको हम लोग थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाते हैं। मेरा उम्मीद है कि इसमें मैग्नीफाई करने के लिए भी होता है यहाँ पे, तो हम लोग इसको मैग्नीफाई कर सकते हैं। देखिए, तो ये देखिए मैंने इसे मैग्नीफाई कर दिया है, तो आपको देखिए पूरा पूरा ये स्ट्रेट लाइन ही दिख रहा होगा, ये रेड वाला दिख रहा होगा, स्ट्रेट लाइन ही दिख रहा होगा,
ठीक है, तो ये वो ट्रायंगल है ABC और इस एंगल को हम लोग थीटा कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं? थीटा। हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं? थीटा। और इसका जो tan होता है, tan वैल्यू, tan थीटा, उसी को स्लोप कहा जाता है। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? tan थीटा। हम लोग वापस से इसको वो कर लें, जो हम लोग का ओरिजिनल साइज था वहां पहुंच जाए। तो ये थीटा है, स्लोप होगा, स्लोप किसको बोलते हैं? स्लोप को शॉर्ट में m से भी लिखते हैं और वो क्या होता है? tan थीटा। और आपने बचपन में tan थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था, परपेंडिकुलर बाय बेस, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बाय बेस, p बाय b। तो अगर ये थीटा है तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर इसी को कहेंगे, इस BC को कहेंगे ना, तो ये कितना हो गया? BC बाय, इसी को बेस कहेंगे आप, ये बेस कितना है? AC। और जरा गौर से देखिएगा, BC वैल्यू, ये वैल्यू कितना है? C से B तक का वैल्यू, तो C पे था S और यहां पे हो गया S प्लस DS। तो ये कितना चेंज हुआ? ये कितना चेंज हुआ? ये कितना चेंज हुआ? DS। ये कितना चेंज हुआ? DS। तो ये जो BC वैल्यू है वो DS के ही बराबर है। बाय ये जो AC वैल्यू, ये AC, ये कितना चेंज हुआ? ये dt, t से dt हो गया तो ये dt चेंज हुआ, तो ये dt। इससे क्या आ गया? डिफरेंशिएशन आ गया कि नहीं आ गया? तो स्लोप भी डिफरेंशिएशन से मिलता है। और इस ds by dt को हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। बोलो। इसीलिए हम लोग कई बार, ये आपने शायद क्लास 9th में सीखा भी होगा, हम लोग यहाँ 11th में भी सीखेंगे, कि जो वेलोसिटी होता है वो ds by dt तो होता ही है। अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो उस ग्राफ का किसी इंस्टेंट पे स्लोप जो होगा, किसी इंस्टेंट पे स्लोप जो होगा, एंड स्लोप का मतलब tan थीटा। थीटा क्या है? हॉरिजॉन्टल से एंगल। तो जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा? वेलोसिटी। देखिए स्लोप लिखे थे tan थीटा लिखे थे bs by ac, bc by ac, और उसी को लिखे थे ds by dt, और वही किसके बराबर है? वेलोसिटी। तो इसलिए हम लोग एक लाइन, बहुत फेमस लाइन लिखते हैं कि स्लोप ऑफ, काइनेमेटिक्स में ये लाइन लिखेंगे हम लोग, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्रोवाइड्स वेलोसिटी, प्रोवाइड्स वेलोसिटी। ये भी रेट ऑफ चेंज ही है, स्लोप भी बेसिकली रेट ऑफ चेंज ही है, लेकिन अलग अलग नाम है ये। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए कि डिफरेंशिएशन कहते किसको है। डिफरेंशिएशन क्या है? दो नाम है, एक रेट ऑफ चेंज को बोलते हैं या उसी को दूसरा नाम से स्लोप भी बोलते हैं। और अब इतना समझ गए, अब हम लोग डिफरेंशिएशन के कुछ रूल सीखेंगे। क्या सीखेंगे हम लोग? रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। और यहां पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी हैं, और यहां पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी हैं। जो पहला फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे वो है कि d by dt। अच्छा, यहाँ t होना कोई जरूरी नहीं है कि टाइम हुई हो, किसी चीज और के साथ भी वैरी कर सकता है, x भी हो सकता है, तो d by dx कहेंगे। अगर थीटा के साथ वैरी कर रहा है, एंगल के साथ, तो d by d थीटा कहेंगे। तो किसी भी चीज के साथ वैरी कर सकता है। फिजिक्स में जनरली टाइम के साथ वैरी करता है चीजें, इसलिए हम लोग अभी d by dt लेके चल रहे हैं। तो d by dt ऑफ अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू दिखा रहा है, कांस्टेंट का मतलब 2, 3, 4, 5 नंबर्स जो होते हैं, पाई एक कांस्टेंट है, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो पहला फॉर्मूला हमें क्या मिला? d by dt ऑफ कांस्टेंट इज 0। आप पूछेंगे सर ऐसा काहे? ऐसा काहे? तो हमने कहा कि डिफरेंशिएशन क्या है? जो चेंज हो रहा है वो किस रेट से चेंज हो रहा है? रेट ऑफ चेंज हमें बताता है, चेंज होने के रेट को बताता है। यहां तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट किसको बोलते हैं? जो चेंज नहीं ना हो, तो चेंज ही नहीं हो रहा है तो रेट क्या होगा? 0। चेंज होने का रेट कितना है? 0। दूसरा फॉर्मूला होता है d by dt ऑफ, ये फॉर्मूले हैं सारे,
डी बाई डी टी ऑफ टी का पावर n, टी का पावर n, n क्या है? कोई भी नंबर, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट या आप पावर भी बोलते हैं। तो जब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो n बाहर आ जाएगा, जो पावर है उसको लिख दीजिए n इंटू टी का पावर 1 घट जाएगा, पहले n था अब कितना हो जाएगा n माइनस। और इस बात को हम लोग कुछ एग्जांपल समझते हैं, ये फार्मूला बहुत यूज होगा फिजिक्स में, ये फार्मूला, ये सेकंड नंबर फार्मूला, ये बहुत बार यूज होगा। ये पहला फार्मूला हम लोग सीखे और ये दूसरा फार्मूला सीखे। ये जो दूसरा वाला फार्मूला है ये फिजिक्स में बहुत बार यूज होगा, तो हम लोग इसका थोड़ा सा कुछ एग्जांपल कर लें, इसके कुछ एग्जांपल्स कर लें। तो जैसे आपसे पूछा जाएगा डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, जो भी हम लोग शुरुआत किए थे, तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग चलिए, जो पावर है उसको सामने लिख देना है, तो लिख दिए 2 और पावर 1 घट जाएगा, 2 टी का पावर 1 मतलब 2t बेसिकली कितना हो गया 2t। इसी तरह अगर मैं पूछूं आपसे कि डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब कितना होगा, तो आप कहेंगे टी स्क्वायर, पावर सामने आ गया 3, एक पावर गिर गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि डी बाई डी टी ऑफ टी का पावर 4 कितना होगा, तो क्या कहेंगे आप 4t क्यूब। एक और एग्जांपल चलते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं डी एग्जांपल में डी बाई डी टी ऑफ रूट टी, तो आप क्या कहेंगे, पहले तो रूट टी को कैसे लिखेंगे, तो रूट का मतलब होता है पावर हाफ। अभी हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं किए हैं, अभी मैथमेटिक्स यूज किए हैं, और मैथमेटिक्स कहता है कि रूट टी का मतलब होता है टी का पावर हाफ। अभी मैथमेटिक्स यूज किए हैं, अब डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन क्या कहता है कि जो पावर है उसको लिख दीजिए पहले हाफ टी, और जो पावर उसमें 1 माइनस कर दीजिए, तो पावर कितना है हाफ, और उसमें अगर 1 माइनस किया जाए तो कितना बचेगा माइनस हाफ, तो लिख दिए माइनस हाफ। डिफरेंशिएशन हो गया, अब इसके आगे फिर से मैथमेटिक्स कर रहे हैं, और हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर पावर माइनस में है, इसका मतलब जो भी टर्म है वो 1 बाय में लिखा हुआ है, टी का पावर हाफ। और एक बार हम लोग फिर से मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं कि ऊपर का 1 into 1 1 हो गया, नीचे का ये 2 एज इट इज हो गया, और टी का पावर हाफ, अगर रूट टी का पावर हाफ लिखते हैं तो टी का पावर हाफ को वापस से क्या लिख सकते हैं अंडर रूट टी। तो डी बाई डी टी ऑफ रूट टी क्या होता है 1 बाय 2 रूट टी। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए डी बाई डी टी ऑफ 1 बाय रूट टी बताइए, 1 बाय रूट, तो आप क्या लिखेंगे इसको, आप लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ टी का पावर माइनस हाफ। देखिए सर ये कैसे लिखे, ये देखिए यहां लिखा हुआ है रूट टी, ये 2 तो पहले से भी था, और ये रूट 2 कैसे आया था, देखो यहां से टी का पावर माइनस हाफ को ही लिखे थे 1 बाय टी का पावर हाफ, और फिर बाद में उसको रूट टी कर दिया, उसको आप क्या लिख सकते हैं टी का पावर माइनस हाफ। फिर से डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लगाइए, पावर कितना माइनस हाफ, और पावर क्या हो जाता है 1 घट जाता है, तो पावर पहले से कितना है माइनस हाफ, और इसमें 1 माइनस करना है, तो आप लोग ऐसा नहीं ना करते माइनस हाफ माइनस 2 बाई 2, ऐसे नहीं करते ना, 2 और 1 का एलसीएम 2 हो गया, -1 -2, ये -3 बाई 2 होगा। देखिए बेसिक की क्लास है इसलिए बेसिक से बताया जा रहा है, लेकिन ये सब चीज इतना आना चाहिए, इतना आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, एक बार हमारा काम है आपको बता देना कि देखो ऐसे ऐसे लिखते हैं। टी का पावर कितना हो गया -3 बाई 2। अब देखिए थोड़ा सा और लिख रहे हैं, डिफरेंशिएशन हो गया, अब मैथमेटिक्स कर रहे हैं जो बचपन में सीखे थे, हाफ लिख दिए, टी का पावर -3 बाई 2 को हम लोग क्या लिखेंगे नीचे लिखेंगे टी का पावर 3 बाई 2, ये माइनस हो गया -1 बाय 2, और देखिए पावर 3 बाई 2 को ऐसा भी लिखा जा सकता है टी का पावर 1 इंटू टी का पावर हाफ। आपने बचपन में एक्सपोनेंट के रूल में सीखा था कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो 1 प्लस हाफ 3 बाई 2 होता है, तो टी का पावर 3 बाई 2 को ऐसा भी लिख सकते हैं, और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा -1 बाई 2, टी का पावर हाफ को मतलब टी का पावर 1 को तो टी ही लिख दिए, और टी का पावर हाफ क्या लिख सकते हैं
मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऑप्शंस हो सकते हैं इसी फॉर्म में। तो ये हमने दो फॉर्मूले जो किए, पहला तो आसान सा था कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और दूसरा ये वाला फॉर्मूला, इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस किए। तीसरा फॉर्मूला कहता है कि d बाई डी टी ऑफ t ही अगर करें, d बाई डी टी ऑफ t करें तो ये 1 होगा। और ये बहुत सिंपल सा बात है, तो सिंपल सा मैथमेटिक्स है, ऊपर भी t लिखा हुआ है, dt नीचे भी क्या लिखा हुआ है, कट के कितना हो जाएगा 1। तीसरा फॉर्मूला कहता है कि अगर बहुत सारे एडिशन में है, एडिशन के रूल हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो, तो इसका रूल कहता है कि क्वांटिटीज आप सीधे सीधे जो हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, उनके पास डिफरेंशिएशन पूरा पूरा चला जाएगा। इस रूल को ऐसे कहते हैं कि अगर लिखा हुआ है d बाई डी टी ऑफ u, एक कोई टर्म है, प्लस या माइनस v, तो आप पहले लिखेंगे du बाई डी टी, मतलब पहले u का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये d बाई डी टी पहले u के पास जाएगा, फिर प्लस माइनस ये d बाई डी टी v के पास जाएगा। ये तो कोई बड़ा बात नहीं है, ये तो आप सिंपल समझ भी सकते हैं कि ये d बाई डी टी मल्टीप्लाई में यहाँ लिखा हुआ है, दो के पास चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। इस पर एक हम लोग प्रैक्टिस करें सवाल, इस पर अगर हम लोग एक सवाल प्रैक्टिस करें, और सवाल मैं थोड़ा सा ऐसे बदल के दे रहा हूं क्वेश्चन कि फाइंड वेलोसिटी, फाइंड v मतलब वेलोसिटी, v मतलब वेलोसिटी if displacement is 3t plus 4t square minus 5, और कब बताना है, at t is equals to 2 सेकेंड, at t is equals to, तो अब इसका आंसर लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे आप इसका आंसर, इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे कि वेलोसिटी क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े d बाई डी टी ऑफ s डिस्प्लेसमेंट, तो ये लिखेंगे d बाई डी टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है 3t प्लस 4t स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ सब ये एडिशन में ये टर्म और ये सब्ट्रैक्शन में है ना, तो ये d बाई डी टी सबके पास आ जाएगा। पहले हम लोग लिखेंगे d बाई डी टी ऑफ 3t, फिर लिखेंगे d बाई डी टी ऑफ 4t स्क्वायर, और फिर माइनस d बाई डी टी ऑफ 5। जो d बाई डी टी था सबके पास लग गया, पहले 3t के पास, फिर प्लस था तो प्लस लिखे, फिर 4t स्क्वायर, फिर माइनस था तो माइनस लिखे, d बाई डी टी ऑफ 5। अब ये बताइए, ये जो 3t है ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, वेरिएबल है, 3 कांस्टेंट है, लेकिन 3t वो क्या है, वेरिएबल है। 3t पूरे में वेरिएबल है, ये 4t स्क्वायर भी, लेकिन ये सिर्फ 5 है, ये सिर्फ कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल इसके साथ नहीं है। तो हम लोग अभी सीखे थे, पहला फॉर्मूला यही सीखे थे कि सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। और दूसरा रूल कहता है कि अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ हो, ये सिर्फ कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट किसी, तो वो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है। आगे हम लोग इंटीग्रेशन सीखेंगे, तो उसमें भी अगर कोई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ हो तो वो बाहर आ जाएगा। तो ये 3 बाहर आ जाएगा यहाँ से, ये 4 बाहर आ जाएगा यहाँ से। बाहर आने का मतलब इसको पहले लिख देंगे, तो 3 लिख दिए, ये 3 लिख दिए, और फिर क्या हुआ d बाई डी टी ऑफ t, फिर प्लस ये 4 लिख दिए d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर, और वो तो 0 हो गया। अब इसके फॉर्मूले हम लोग जानते हैं, d बाई डी टी ऑफ t कितना होता है, तो अभी सीखे हम लोग ये कितना होता है 1, और d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर अभी सीखे कितना होता है 2t, और यहाँ बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ध्यान रखना। तो 3 इंटू 1 3 हो गया, प्लस ये 4 इंटू 2t, 4 इंटू 2t,
तो कितना हो जाएगा 80। ये वेलोसिटी और आपसे वेलोसिटी कब पूछा था t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो उसमें t की वैल्यू कितनी रख दीजिए 2 रख दीजिए। ध्यान दीजिएगा पहले ही 2 रख के नहीं कर दीजिएगा, पहले 2 रखोगे तो पूरा एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो वैसे नहीं करते। तो आपसे क्या पूछा है वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो इसमें 2 पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 16 19 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी। तो इस तरह से हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला कहता है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। देखिए कैलकुलस जो पूरा है उसको न्यूटन ने बनाया 1665 में। लंदन में प्लेग फैल गया, जैसे अभी कोरोना पैंडेमिक आया, तो वैसे ही 1665 में लंदन में प्लेग फैल गया और वहां भी लॉकडाउन हो गया था लंदन शहर में। ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ते थे न्यूटन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर आता था। तो उनको 1665 में 1 साल पूरा का पूरा एकांतवास, मतलब अकेले एक कमरे में रहना पड़ा। और कहते हैं कि उस 1 साल के शुरुआती दिनों में जब उनके पास पढ़ने के लिए बुक्स के सारे मटेरियल खत्म हो गए, उन्होंने सारा बुक पढ़ डाला, तो उनको समझ में नहीं आया कि अब क्या पढ़ें, और उनके मन में खुलबुलाहट तो बहुत चली रही थी। तो उन्होंने उस 1 साल के दौरान अपने आंतरिक इंटरनली जो पहले से पढ़ा था उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। उसी दौरान एक दिन वो खिड़की से देख रहे थे कि एक सेब गिरा। अब कई बुक्स में लिखा रहता है कि सेब के पेड़ के नीचे थे, हमने जहां पढ़ा वहां पे लिखा हुआ था खिड़की के बाहर उनको एक सेब गिरता हुआ दिखा। और उन्होंने उस बात को इतने अच्छे से नोटिस किया क्योंकि अब वो एकांत में थे, और कहते हैं एकांत में इंसान का सारा इंद्रियां जो है, सारा जो सेंसेस है वो काम करने लगता है। हम लोग को बचपन से जो टेस्ट का सेंस है, जीव से खाते हैं, फूडिंग का टेस्ट होता है, स्मेल का सेंस होता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे आत्मा का है, कंसाइंस का सेंस है, वो हम लोग कई बार नहीं सुनते, उसको सुनना नहीं सिखाया जाता। तो उस कंसाइंस को उन्होंने ऑब्जर्व किया, वहां से उन्होंने देखा, और फिर गुरुत्वाकर्षण के नियम, कैलकुलस, ये पूरा न्यूटन ने उस 1 साल में निकाले। लेकिन उस समय कैलकुलस में बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी, तो प्रोडक्ट रूल वो सही से नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। बाद में लिबनिज नामक साइंटिस्ट ने इसको सही से एक्सप्लेन किया, इसलिए प्रोडक्ट रूल को लिबनिज प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। लिबनिज प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, लिबनिज प्रोडक्ट रूल, लिबनिज प्रोडक्ट। और ये क्या कहता है कि अगर आपको d by dx या dt करना है, 2 फंक्शन जो मल्टीप्लाई में है u into v, तो क्या करिए, पहले किसी को पहले वाले को एज इट इज रहने दीजिए और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करिए, फिर प्लस, अब दूसरे वाले को एज इट इज रहने दीजिए, पहले वाले को डिफरेंशिएट करिए। ठीक है, इसको बोलते हैं लिबनिज प्रोडक्ट। इसको हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए आपको डिफरेंशिएट करना है d by dt ऑफ t स्क्वायर इंटू साइन t, तो मैं 1-2 और फॉर्मूले लिख देता हूं डिफरेंशिएशन के। देखिए फॉर्मूलों की कमी नहीं है डिफरेंशिएशन में लेकिन मैंने जितने फॉर्मूले लिखे हैं और मैं लिखूंगा, बस उतने से आपका फिजिक्स में काम चल जाएगा। बाकी मैथमेटिकल सर आपको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, हमें तो सिर्फ फिजिक्स के लिए काम निकालना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन भी होता है, d by dt ऑफ, अगर लिखा है sin t, d by dt ऑफ sin t, तो sin t का डिफरेंशिएशन होता है cos t, लेकिन इस फॉर्मूले में ध्यान रखना है, और ध्यान ये रखना है कि अगर d by dt ऑफ sin t लिखा हुआ है, मतलब यहां सिर्फ t लिखा हुआ है, यहां भी t लिखा हुआ है, तो ये cos t होगा। लेकिन अगर इसी में कुछ एग्जांपल्स और हम लोग कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है d by dt ऑफ sin 2t, तो इसको कहते हैं कि sin 2t है, यहां t है लेकिन यहां क्या है 2t, तो आप इसको लिखिए, sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, तो क्या लिखेंगे इसको cos 2t, cos, और t के साथ क्या मल्टीप्लाइड था 2,
इसलिए सामने 2 लिख दीजिए। इसको बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं इसको? चेन रूल। इसको क्या बोलते हैं? चेन रूल। दिस थिंग इज कॉल्ड चेन रूल। इसी फॉर्मूले को अलग तरह से यूज किए, इसी फॉर्मूले को। एक और एग्जांपल देख लीजिए, d/dt ऑफ, ये बहुत फिजिक्स में मिलेगा, d/dt ऑफ sin ओमेगा t। इसको ये w जो लिखा हुआ है इसको ओमेगा पढ़ते हैं, ठीक है, कई बार ये एक्सप्रेशन मिलेगा sin ओमेगा t। तो क्या लिखेंगे इसका डिफरेंशिएशन हम लोग? sin ओमेगा t का लिखेंगे cos ओमेगा t, और t के साथ ओमेगा मल्टीप्लाई है इसलिए ओमेगा लगा दिया। और ये भी कैसे आया है? इसी चेन रूल से आया है, इसी चेन रूल से आया है, इसी चेन रूल से आया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ थे d/dt ऑफ u इंटू वी, तो d/dt ऑफ t स्क्वायर इंटू साइन टी है। तो क्या करेंगे हम लोग? पहले कोई एक फंक्शन लिखेंगे, पहला वाला t स्क्वायर लिखे इंटू d/dt ऑफ साइन टी, दूसरा वाला लिखे प्लस v, दूसरा फंक्शन लिखेंगे साइन टी इंटू d/dt ऑफ टी स्क्वायर। तो अब दोनों का फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं। d/dt ऑफ साइन टी क्या होता है? अभी देखिए पहले cos t, और d/dt ऑफ टी स्क्वायर क्या होता है? तो क्या मिलेगा ये फॉर्मूला? मुझे यहां जगह नहीं था इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं। तो क्या मिलेगा? टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर इंटू, और इस टर्म का वैल्यू कितना हो गया? cos t प्लस ये sin t, और इस टर्म का वैल्यू क्या होगा? 2t। ध्यान रखिएगा ये 2t बगल में नहीं लिखते क्योंकि ये लगता है कि t के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए उसको सामने लिखते हैं। तो ये sin t तो था ही, और ये 2t इधर ना लिख के हम लोग यहां लिखते हैं, ठीक है। ये 2t इस t के, ये तो t एंगल में है लेकिन ये t अलग से, और आप चाहें तो इसमें t कॉमन भी ले सकते हैं, तो t कॉमन ले लेंगे तो t cos t प्लस 2 sin t बचेगा। तो इस तरह से प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करते हैं, इसको लीबनिज़ प्रोडक्ट रूल कहते हैं। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है? एक को लिखिए, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करिए, प्लस दूसरे को लिखिए, पहले वाले को डिफरेंशिएट करिए। इसी तरह एक डिवीजन का रूल है, उसको कोसेंट रूल भी कहते हैं, कोसेंट रूल, और इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। कोसेंट रूल ये कहता है कि मान लीजिए आपको d/dt निकालना है और अब दो डिवाइड में है u/v। तो देखिए प्रोडक्ट रूल में किसी को पहले लिखे किसी को बाद में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, बीच में, तो आप किसी को भी पहले लिखे, किसी को डिफरेंशिएट किए, फिर दूसरे वाले को उल्टा कर दिए। लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि ध्यान रखिए यहाँ पे बीच में माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन में तो उल्टा नहीं कर सकते ना। तो आपको याद रखना है कि जो नीचे वाला है, इसको हम बार बार कहा करेंगे नीचे वाला, क्या कहा करेंगे? इसलिए मैंने दूसरे कलर से लिखा। जो नीचे वाला है उसको पहले लिख दीजिए एज इट इज, नीचे वाले को एज इट इज लिख दीजिए, d/dt ऑफ ऊपर वाला जिसको आप न्यूमरेटर कहते हो, u, अंश, हिंदी में अंश कहते हैं, फिर माइनस, अब तो हो ही गया, उल्टा करना है फिर से, u को ऐसे लिखेंगे d/dt ऑफ नीचे वाला, और नीचे वाला को हम स्पेसिफिकली डिफरेंट कलर से दिखा रहे हैं, और डिवाइडेड बाय, एक लाइन और करना, डिवाइडेड बाय नीचे वाला जो है उसका स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, प्रैक्टिस करते हैं इस पे हम लोग एक सवाल से, इस पर एक एग्जांपल करते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं d/dt ऑफ t³ cos t, t³ cos t, तो जो नीचे वाला है पहले उसको एज इट इज लिखना है। देखिए cos t को हम एज इट इज लिख दिए, सेम कलर मैंने यूज कर लिया, cos t को एज इट इज, d/dt ऑफ t³, फिर माइनस u लिखिए, मतलब जो ऊपर वाला था t³ एज इट इज लिखिए, इंटू d/dt ऑफ cos t, और फिर से अब आपको यूज पड़ेगा इस cos t का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो जैसे sin t का हम लोग लिखे थे फॉर्मूला, वैसे ही cos t का भी होता है d/dt ऑफ cos t। तो sin t का cos t होता है, cos t का माइनस sin t होता है। अगर आप में से ये भी इच्छा होगी आप लोगों की कि सर ये कैसे होता है, फॉर्मूला कैसे हो रहा है, तो
फिजिक्स में अब इसका जानना जरूरी नहीं है, हालांकि पढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो मैथमेटिक्स का हिस्सा है। इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, और फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको प्रूव किया जा सकता है। लेकिन हम लोग क्यों ना सीखे कि क्यों कैसे आया है, वो मैथमेटिक्स वाले सर आपको सिखाएंगे। तो cos t का रिफ्लेक्शन होता है माइनस साइन, और जो रूल मैंने अभी पीछे सिखाया था ये वाले रूल, चेन रूल, ये रूल यहाँ भी वैलिड होगा, सब जगह वैलिड होगा। जैसे अगर इस पर हम लोग एक एग्जांपल करें और मैं आपसे पूछूं d/dt ऑफ cos 2t, तो क्या कहेंगे cos 2t का डिफरेंशिएशन? cos 2t का लिख दिए माइनस sin 2t, और t के साथ क्या मल्टीप्लाई था? 2 सामने लिख दिए। एक एक्सप्रेशन खूब मिलता है ऐसा वाला, d/dt ऑफ cos ओमेगा t, cos ओमेगा t क्या लिखेंगे? माइनस साइन ओमेगा टी, और साथ में ओमेगा भी लगा देंगे, साथ में ओमेगा भी लगा देंगे। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना ये अलग से फॉर्मूला लिखे हैं, ठीक है। इधर चलिए, अच्छा यहाँ पे लिख दिए थे हम लोग, v लिख दिए थे, मतलब नीचे वाला इंटू d/dt ऑफ ऊपर वाला, फिर माइनस, फिर ये ऊपर वाला जो u था, इंटू d/dt ऑफ नीचे वाला, डिवाइडेड बाय नीचे वाला का स्क्वायर, cos t का स्क्वायर। तो बचपन में सीखे थे cos t का स्क्वायर लिखना है तो cos स्क्वायर t लिखते हैं, t स्क्वायर नहीं लिखते, ठीक है। और फिर इसको हम लोग ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं वापस से, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं वापस से। अब देखिए d/dt ऑफ t क्यूब का फार्मूला हमें पता है, कितना हो जाएगा ये बताइए? 3t स्क्वायर, जो पावर है वो बाहर आ जाता है, पावर 1 घट जाता है। और ये जो cos t है इसका डिफरेंशिएशन अभी हम लोग सीख लिए, cos t क्या होता है? माइनस साइन t। तो अब देखिए तो क्या लिखेंगे? cos t इंटू 3t स्क्वायर, फिर से वो मल्टीप्लाई वाला फीलिंग आ गया, इसलिए हम लोग 3t स्क्वायर को सामने लिख देते हैं, ठीक। यहां माइनस है, यहां भी माइनस है, इसलिए प्लस t क्यूब इंटू साइन t अपॉन cos स्क्वायर t। और फिर से आप चाहे तो इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं, तो t स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। t स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा? 3 cos t प्लस, यहां से t स्क्वायर बाहर लिए तो सिर्फ 3 बचा, 3 cos t प्लस t sin t अपॉन, तो आप छोटा सा अपॉन यहां भी लिख सकते हैं, cos स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूले होते हैं कोसेंट रूल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इन पर इतने में काम चल जाएगा आपका फिजिक्स में। कुछ और मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के, ताकि आप ये ना कहें कि सर ये तो कभी पढ़ा ही नहीं था। जैसे d/dt ऑफ अगर tan t पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? sec स्क्वायर t। अच्छा, यहाँ t की जगह x भी हो सकता है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, तो मैं वेरिएबल चेंज कर देता हूँ अगले फॉर्मूले में, d/d थीटा कर देता हूँ ऑफ cot थीटा। तो tan का होता है sec, cot का होता है cosec, cosec स्क्वायर थीटा, और माइनस लगता है। ट्रिग्नोमेट्री वाले में जहां जहां c होता है ना, cos, cot और cosec, उसमें माइनस लग जाता है। अच्छा, यहाँ थीटा नहीं, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए d/dx ले लें, और tan हो गया, sin हो गया, cot हो गया, क्या बचा? sec x का डिफरेंस है पूछे तो sec x इंटू tan x होता है। इसको याद ऐसे रखना है कि sec x का तो sec x हो गया, और याद रखिए tan x का sec होता था ना, sec वाला आता था, इसलिए यहाँ tan x होता है। इसी तरह अगर मैं पूछूं d/dx ऑफ cosec x, तो सबसे पहले तो c है, इसलिए क्या लग जाता है? माइनस cosec as it is रह गया इंटू cot x। अब ये फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने हैं, मैथमेटिक्स में यूज ज्यादा पड़ेगा, फिजिक्स में कभी अगर खुदा ना खास्ते यूज पड़ गया तो ये लिख दिए। एक होता है लॉग, अलग से आप लोग को स्पेशल क्लास मिलेगा लॉग का। अभी बस याद रखिए ln x, इसको लॉग बोलते हैं, ln इसको बोलते हैं लॉग बेस e, यहाँ पे e लिखा हुआ है। व्हाट इज e? जो ln x है उसको ऐसा लिखते हैं, लॉग बेस e ऑफ x। और ये e क्या है? e को बोलते हैं यूलर्स नंबर,
यूलर्स नंबर, इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल। और इसका वैल्यू हम लोग को याद रखना है, इसका वैल्यू 2.7 होता है। कितना होता है इसका वैल्यू? तो ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। एक फॉर्मूला ये याद रखना, ln x का डिफरेंशिएशन। और एक आखिरी फॉर्मूला याद रखना है, d/dx ऑफ e का पावर x, इसका डिफरेंशिएशन e का पावर x ही। और इन सारे फॉर्मूले में वो चेन रूल वाली बातें अप्लाइड होंगी। जैसे अगर मैं एग्जांपल लिखूं, एग्जांपल अगर लिखूं कि बताइए d/dt ऑफ e का पावर 3x अपॉन sec 2x, ये कितना होगा? तो देखिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स यूज कर लिए। तो सबसे पहले ये किसमें, इसमें कौन सा रूल लगेगा? डिवीजन वाला, कोसेंट फार्मूला। कोसेंट फार्मूला में जो नीचे होता है उसको पहले एज इट इज लिख लेते हैं। sec 2x को एज इट इज लिख लिए d/dx ऑफ जो ऊपर वाला है e का पावर 3x, फिर माइनस e का पावर 3x को एज इट इज लिखे d/dx ऑफ sec 2x अपॉन जो नीचे वाला है उसका स्क्वायर, sec 2x का होल स्क्वायर। तो वो हम लोग 2 सिर्फ यही लिख देते हैं, ठीक है? वो 2 सिर्फ यहाँ लिखने से काम चल जाता है, ठीक है? अरे यार बार बार अलग काहे चल रहे हो तुम, ठीक है? ये sec स्क्वायर 2x। अब यहाँ तक हम लोग कोसेंट फॉर्मूला यूज किए। अब हम लोग आगे यूज करते हैं d/dx ऑफ e का पावर 3x, d/dx ऑफ e का पावर 3x। e का पावर x का सीखे थे हम लोग, क्या होता था e का पावर x का? तो इसका भी e का पावर क्या रहेगा? 3x रहेगा, ठीक है? बस x के साथ 3 इसलिए सामने 3 मल्टीप्लाई कर देना। d/dx ऑफ sec x हम लोग सीखे थे अभी, देखो पीछे अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो देखिए e का पावर x का था, e का पावर सेम रह जाता है, कोई चेंज नहीं होता। और sec x का क्या लिखे थे? sec x into tan x। देखिए क्या लिखेंगे? sec 2x का sec 2x into tan 2x। लेकिन ऐसा तो तब होता है जब सिर्फ x लिखा रहता, यहाँ x के साथ क्या है 2, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा मत सोचना 2 बार 2 है तो 2 बार लिखेंगे, x के साथ क्या है 2 है इसलिए बस 2 लिख देते हैं, इसको बोलते हैं चेन। तो ये क्या बना ये sec 2x into फिर से मल्टीप्लाई वाला फीलिंग है इसलिए हम लोग पहले लिख देते हैं 3 e का पावर 3x। ध्यान रखना ये पावर थोड़ा ऊपर में लिखना है और ये नीचे इसके साथ इस सीध में है, माइनस ये 2 को हम लोग पहले लिख देते हैं 2 e का पावर 3x into sec 2x into tan 2x अपॉन ये sec स्क्वायर 2x। और इसको थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं और देखिए इसमें हम लोग e का पावर 3x यहां भी है और e का पावर 3x यहां भी है, तो e का पावर 3x हम लोग कॉमन ले सकते हैं। और कुछ कॉमन है क्या? देखिए sec 2x एक यहां भी है और sec 2x एक यहां भी है, तो sec 2x भी एक कॉमन हो जाएगा। तो यहां क्या बचा? सिर्फ 3, फिर माइनस ये 2 बच गया और tan 2x बच गया, 2 tan 2x अपॉन नीचे क्या बचा? sec स्क्वायर 2x, तो sec स्क्वायर 2x। चलिए काटपीट करिए बस, एक यहां sec स्क्वायर 2x मतलब 2 बार लिखा हुआ ना, तो एक वाले से एक ये कट गया। और आप चाहें तो इस sec को ऊपर भी लिख सकते हैं। sec का उल्टा क्या होता है? sec का उल्टा cos। sec का उल्टा क्या होता है? cos। तो इसको आप ऊपर भी लिख सकते हैं, e का पावर 3x into cos 2x 3 minus 2 tan 2x। अब ये सब जो इतना खतरनाक फिजिक्स में नहीं मिलेगा, सब मैथमेटिक्स क्या है मैंने एक प्रैक्टिस के लिए आपको करवा दिया, ठीक है? डिफरेंशिएशन के इतने ज्ञान से आपका फिजिक्स का काम चल जाएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि इतना ज्ञान आपको आ गया होगा।
एक बार हम लोग जल्दी से क्विकली रिकैप कर लें। तो हमने शुरू किया बेसिक मैथमेटिकल टूल में। आज हमने किसके बारे में सीखा? डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन का एक मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज, और रेट ऑफ चेंज का मतलब कि कोई चीज न्यूमरेटर में इंक्रीमेंटली थोड़ा सा चेंज हुआ और नीचे भी थोड़ा सा चेंज हुआ, दोनों को डिवाइड करती है। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया कि टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में होने वाले छोटे से चेंज को ds लिखा, टाइम में होने वाले छोटे से चेंज को dt लिखा, और ds by dt डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को ही वेलोसिटी कहते हैं। हमने एक यूज सीखा कि रेट ऑफ चेंज, कोई चीज के चेंज होने के रेट को ही डिफरेंशिएशन कहते हैं, और वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम किसको बोलते हैं? मास इनटू वेलोसिटी को। मास कांस्टेंट का बाहर आ गया, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन। ये देखिए यहां लिखे। फिर हमने दूसरा मीनिंग समझा कि इसी को स्लोप भी कहते हैं, डिफरेंशिएशन को ही स्लोप भी कहते हैं। और इसमें हमने ऐसा दिखाया आपको, स्लोप बेसिकली किसको बोलते हैं? tan थीटा को। हॉरिजॉन्टल से जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं? थीटा। और स्लोप होता है tan थीटा, m से लिखते हैं। तो यहां से लिखिए हम लोग स्लोप, तो वही ds by dt आया, वही वेलोसिटी भी आ गया। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। मतलब कोई भी चीज का जब आप डिफरेंशिएशन लिखते हैं तो उसका मतलब स्लोप होता है। उसके बाद हमने बहुत सारे रूल सीखे। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कोई पावर वाला है तो पावर बाहर आ जाता है और पावर 1 घट जाता है। उस पर हमने 2-3 प्रैक्टिस किए। ये देखिए रूट टी लिखा हुआ है मतलब t का पावर हाफ, 1/√t लिखा हुआ है मतलब t का पावर -हाफ। फिर पावर बाहर लिख करके पावर 1 घटा करके सॉल्व कर दिया। फिर हमने ये रूल सीखे थे, ये थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। तो फिर हमने रूल सीखे कि d by dt ऑफ t जो होता है, t का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है। और फिर हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल सीखा, बहुत आसान सा, कि अगर टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अगर टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो डिफरेंशिएशन दोनों के पास चला जाएगा। और उसमें हमने एक सवाल भी किया इस तरह से। उसके बाद हमने किसका रूल सीखा? लिबनिज का प्रोडक्ट रूल सीखा। लिबनिज का प्रोडक्ट रूल सीखा, प्रोडक्ट कैसे करते हैं। और प्रोडक्ट कैसे करते हैं? प्रोडक्ट कैसे करते हैं? तो पहले वाले को लिखिए, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करिए, प्लस दूसरे वाले को लिखिए, पहले वाले को डिफरेंशिएट करिए। फिर sin t का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos t। ये फार्मूला सीखे हम लोग। और यहाँ पे अगर sin 2t लिखा रहेगा तो cos 2t लिख देंगे, 2 सामने आ जाएगा। अगर sin ओमेगा t लिखा रहेगा तो cos ओमेगा t लिख देंगे, ओमेगा सामने आ जाएगा। फिर हमने कोसेंट रूल सीखा, फिर हमने कोसेंट का रूल सीखा। ये देखिए क्या है? कोसेंट का रूल है। और कोसेंट रूल क्या कहता है? ध्यान देना है इसमें थोड़ा सा, कि जो नीचे वाला है उसको पहले एज इट इज लिख देना है, और ऊपर वाले को पहले डिफरेंशिएट करना है, फिर माइनस, फिर ऊपर वाले को एज इट इज लिख देना है, ऊपर वाला मतलब ये u, और फिर नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर देना है, और डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर भी लिखना है। और उस पर हमने 1-2 प्रैक्टिस किए। और यहाँ पे हमने cos t का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला भी लिखा, वो होता है -sin t। फिर हमने कुछ और फॉर्मूले लिखे, tan t का sec स्क्वायर t, cot t का माइनस cosec स्क्वायर थीटा, मतलब t है तो t लिखेंगे, थीटा है तो थीटा लिखेंगे, sec x का sec x into tan x, cosec x का माइनस cosec x into cot x। और कैसे याद रखना है कि कहाँ कहाँ माइनस होता है? यहाँ वाले में c जहाँ जहाँ होता है, cot, cosec और cos cotec, और उधर था cos। और ln x का होता है 1/x, ln बोलते हैं लॉगरिथम को। और d by dx ऑफ e का पावर x, e यही है यूलर्स नंबर, इसको एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं। 2.71 होता है वैल्यू, 2.7 अप्रॉक्सीमेटली याद रखना है। e का पावर x का डिफरेंशिएशन सेम रह जाता है, e का पावर x के। और फिर हमने एक क्वेश्चन प्रैक्टिस किया इसके ऊपर, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हमने इसके ऊपर, कोसेंट रूल, थोड़ा सा प्रोडक्ट, थोड़ा सा उसमें जो चेन रूल था कि कैसे अगर थोड़ा सा नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है तो क्या करते हैं, उस पर प्रैक्टिस की। और मुझे उम्मीद है कि अब आप डिफरेंशिएशन देख के डरेंगे नहीं। फिजिक्स में जहां जहां डिफरेंशिएशन का और इस्तेमाल पड़ेगा वहां मैं आपको रिकॉल करवाते भी रहूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। हैव अ ग्रेट डे।